Hello, dear students. Today we are going to discuss kinetic theory of gas. Actually, यह वीडियो लेक्चर जो है वह क्विक रिवीजन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के लिए और ख़ास करके यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और जेई और नीट के लिए यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का यह वीडियो लेक्चर आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में। ओके, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो सबसे फर्स्ट एजम्पशंस जो होता है वो क्या होता है? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, हम जानते हैं कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नॉन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसा कि आपको एनिमेशंस में दिख रहा है, राइट। एक कंटेनर में हमने एक गैस लिया है, एक कंटेनर में गैस लिया है और इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहा है? रैंडम मोशन में है, रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, नॉट इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसके बाद फिर क्या नजर आ रहा है? ये सभी आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, और इनका कॉलिजन वॉल के साथ भी हो रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही है। बट यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल। सेकेंड पॉइंट क्या है? नो इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। हम कह सकते हैं यदि क्वेश्चन आता है कि किसी भी दो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो आंसर है नो। ओके, नेक्स्ट है रैंडम मोशन। अभी हमने देखा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे कंटेनर में वो क्या होंगे? इनका मूवमेंट जो होगा नॉट इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। ओके, ये रैंडमली दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इनका मोशन कैसा होगा? रैंडम मोशन होगा। और इसके बाद फिर हमने देखा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं आपस में, राइट। तो ये सभी कॉलिजन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं। और उसके बाद दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम जो होगा, कॉलिजन एक्चुअली ये बहुत ही फास्ट होता है। ओके, तो कॉलिजन टाइम को हम लोग नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं। और उसके बाद क्या? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड और ऑलवेज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, और इसे ही हम लोग कहते हैं जम्पशंस ऑफ केटीजी या पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। ओके, तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों आइडियल गैस लॉ के बारे में। आइडियल गैस लॉ तो आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट। पी प्रेशर को बताता है, भी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। इसे ही कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जब देखते हैं बच्चों, तो इसमें होता क्या है कि पी वी इक्वल्स एन आर टी, राइट। और हमने यदि टी को, ठीक है, लेफ्ट में लाया, लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास ये बनकर के आता है पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर, राइट। तो एन तो है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बट एन और आर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कांस्टेंट की तरह, तो हमारा फॉर्मूला बनता है पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब देखो हमारे पास पी वी अपॉन टी इक्वल्स कॉन्स्टेंट है, तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं? तीन क्वांटिटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, राइट। तो एक बार आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, राइट। तो हमारे पास तीन नए लॉ बनकर सामने आएंगे, देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। देखो पी वी और टी में से टी को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो टी कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या मिलेगा हमें? पी वी इक्वल्स कांस्टेंट, राइट। पी वी इक्वल टू कांस्टेंट और पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस लॉ को हमने क्या बोला? बॉयल्स लॉ, राइट।
इस लॉ को क्या कहा गया? बॉयल्स लॉ। इट मीन्स, और भी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग, प्रेशर डिक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग, राइट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी भी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया? अब हम पी भी और टी में से, ठीक है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया। तो देखो, तो प्रेशर को कांस्टेंट किया तो इस एक्सप्रेशन में देखो, यहां पर प्रेशर को यदि हमने कांस्टेंट किया बच्चों, तो v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। और इसे भी हमने क्या कहा? इसका भी एक नाम आता है, इसे कहते हैं चार्ल्स लॉ, राइट। ये हो गया चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या बन गया? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टाइम इज ए कांस्टेंट। ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो, हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया। अब हमारे पास एक लास्ट क्वांटिटी बचता है, वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम को कांस्टेंट करके देखते हैं। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को बेटे यहां कांस्टेंट किया इस एक्सप्रेशन में, तो देखो पी और टी हमारे पास बच जा रहा है। तो इट मीन्स पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, और पी बाई टी कांस्टेंट, पता है इस लॉ को हम जानते हैं किस नाम से? गैलो-साक्स लॉ, राइट। तो इस तरह से हमने देखा पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। और इसमें हमने प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को, ठीक है, कांस्टेंट जब रखा तो तीन लॉ हमारे पास सामने आया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलो-साक्स लॉ, राइट। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलो-साक्स लॉ, राइट। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस लॉ। आओ अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस लॉ। तो पी भी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हम अभी अभी देखने जा रहे हैं। बट सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले से, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इसे मास के टर्म में भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनकर आता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है सबसे पहले टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किसी गैस के लिए, या फिर हम नंबर ऑफ मोल्स को और भी क्या कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ रखा है, राइट। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है बोल्ट्जमान कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, देखो हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे आर कहते हैं, और एक हो गया एवोगाड्रोज नंबर एन ए, राइट। तो इस रेशियो को इस आर बाई एन ए को हम लोग कहते हैं, के से इंडिकेट करते हैं और इससे कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो लेट कि कैपिटल एन इक्वल टू क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। एन ए बता रहा है एवोगाड्रोज नंबर को, स्मॉल एन क्या है? मास ऑफ गैस, किसी कंटेनर में जो गैस लिया है उसका मास है, और कैपिटल एम क्या बता रहा है? मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो हम देखते हैं, हमने देखा है पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन बताता है, राइट। और अब हमने क्या कर दिया? देखो स्मॉल एन को, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेप में देखो तो आर, ऊपर में देखो यहां आर है और यहां एन ए है, तो आर अपॉन एन ए क्या हो जाएगा बच्चों? आर अपॉन एन ए हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। आर अपॉन एन ए को लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनकर आता है पी वी इक्वल्स एन के टी, राइट। पी वी इक्वल्स एन के टी। तो पहले हम जानते थे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, बट अभी देख रहे हैं पी वी इक्वल टू एन के टी, राइट। अब चलो सेकेंड फॉर्म में चलते हैं, फिर से पी वी इक्वल्स एन आर टी है। चलो इस बार एन को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में देखो कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, आप ऐसा करो, वॉल्यूम को राइट साइड में ले आओ, नीचे आ जाएगा मास बाई वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा? डेंसिटी, यानी रो, डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं। तो
प्रेशर इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। ओके, तो देखो अब आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के कितने फॉर्म है। पहला तो हो गया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दूसरा हो गया पी वी इक्वल्स एन, कैपिटल एन के टी, और फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या, प्रेशर P इक्वल्स रो आर टी बाई एम। ओके, तो इन फॉर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे, इससे डायरेक्ट आप क्वेश्चंस जेईई और नीट के क्वेश्चंस को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने देखा एक कंटेनर में यदि एक गैस लेते हैं तो उस गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस मूव करते हैं, राइट। तो वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले तो हम लोग लेट अस कंसीडर n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूविंग विथ स्पीड्स v1 v2 v3, ठीक है, डॉट 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 vn, राइट। तो अब हम सबसे पहले चलो इनके एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो, तो पता है ये बन जाएगा एवरेज स्पीड, या फिर इसे कहते हैं मीन स्पीड, राइट। एवरेज स्पीड या क्या बनता है, मीन स्पीड बनता है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने जो एवरेज आया था तो देखो v1 v2 v3 vn सभी के ऊपर में स्क्वायर लगा दिया, तो मीन तो निकल रहा है लेकिन किसका, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का। तो हम लोग इस केस में कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को कहेंगे मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पढ़ा, मीन स्पीड, और ये दूसरा क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। और अब इसमें एक और काम करते हैं, अब हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो स्क्वायर रूट लगाने पर क्या होगा, देखो मीन भी है, स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो हम लोग यहां पर इस केस में कहेंगे मीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। बट इसमें एक चीज देखा जा सकता है, यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स के स्पीड चेंज होंगे, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स के स्पीड इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने अभी जितने भी फॉर्मूले हमने देखे, मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूला का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, है ना, क्या हो सकता है उसके बारे में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, ये फॉर्मूला बनता है रूट ऑफ 3 kT बाई एम। के क्या है बेटे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। एम क्या है, मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनकर आता है रूट ऑफ 8 kT बाई पाई एम, और उसके बाद एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करता हूं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2 kT बाई एम। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब आप देख सकते हो, है ना, इसको डिवीजन करके देखोगे, कैलकुलेशन करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा जो वैल्यू जो मिलेगी वो क्या, रूट मीन स्क्वायर का। उसके बाद फिर क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, और उसके बाद होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, रूट मीन स्क्वायर की। उसके बाद क्या होगा, एवरेज स्पीड, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड में, ठीक है, यह ग्राफ है, ओके। और मैक्सवेल साहब ने क्या बताया कि द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स ऑफ पार्टिकल इन ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। उन्होंने बताया कि किसी एट ए गिवन टेम्परेचर में यदि आप किसी कंटेनर में गैस लेते हैं तो सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स का स्पीड सेम नहीं होगा, है ना, सबके अलग अलग स्पीड होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के स्पीड जो होंगे वो भी एमपी के बराबर होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्पीड जो होंगे वो भी एवरेज के बराबर होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स के स्पीड जो होंगे भी आरएमएस के बराबर होंगे, राइट। तो ये चीजें जो है उनके कर्व से भी,
है ना, उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटी के बीच का एक कर्व ड्रॉ किया, है ना। और इसको भी देखो, उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट था, राइट, उनके जो एजम्पशंस थे, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटी के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ किया, और इस ग्राफ को अब ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो देखो एट ए गिवन टेम्परेचर 300 केल्विन पे उन्होंने क्या किया है। तो देखो हम लोग को दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा यहां पर आप जब रेंज देखोगे तो 400 और 600 के बीच में, देखो 400 और 600 के बीच में, ठीक है। तो आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, बट इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सबसे कम है। ओके, उसके बाद है एवरेज स्पीड, और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ ज्यादा हो गया, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के होंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है। इसका एक पार्ट 2 भी है, ओके, जिसमें आपको और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसका मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा। यह वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, ओके। और आप जब भी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के लगाते हैं, ओके, काइनेटिक केटीजी के प्रॉब्लम्स जब भी सॉल्व करते हैं, तो उनमें ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।